हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप इस सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास ईबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एबीएम के इंपॉर्टेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको इस सेशन को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि फटाफट से चैट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है। फटाफट से एक बार मुझे मैसेज करके बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है, ताकि हम बिना देरी के अपने सेशन को जो है वो स्टार्ट कर सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझेंगे कि बेसिकली होता क्या है। तो अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, जिसको हम इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि हम उसकी स्टडी कर सके, उसका एनालिसिस कर सके और कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर सके। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो मान के चलो एक पर्सन ए है, ठीक है, और यहाँ पर एक XYZ स्कूल है जिसके 9th लेकर 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उसकी गिनती कितने हैं, 500। यानी कि 500 स्टूडेंट जो है 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ते हैं। एक पर्सन जानना चाहता है कि स्कूल के 9th से लेकर 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स यहाँ पर कितने आते हैं। तो इसने बेसिकली क्या किया, स्कूल में गया, ठीक है, और इनके टीचर से इन 500 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनको कलेक्ट किया। क्या किया, यहाँ पर मार्क्स को कलेक्ट किया ताकि उनकी स्टडी करे और जान पाए कि स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स यहाँ पर कितने हैं, ठीक है। तो ये जो 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स है ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक कहेंगे, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा है। 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एक डाटा है जिसको हमने इसलिए कलेक्ट किया है ताकि हम उसकी स्टडी कर पाए और जान पाए कि एवरेज एवरेज मार्क्स यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो है वो कितने आ रहे हैं। और एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो बेसिकली एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल फिगर है, जैसे कि मान के चलो एक राम पर्सन है, उसके यहाँ पर 10 मार्क्स है, तो इसको आप कभी भी स्टैटिस्टिक नहीं कहोगे। स्टैटिस्टिक का मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा। क्लियर है। अब फटाफट से क्वेश्चन के देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, विच स्टेटमेंट विच डिफाइंस बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक। इसमें से कौन सी ऐसी डेफिनेशन है जो कि यहाँ पर मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक को डिफाइन कर रही है। पहला देखो, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक यू फोकस्ड ऑन पैटर्न्स, या फिर मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन टेबल्स, या फिर द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, इंटरप्रिटेटिंग, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डाटा। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसमें से कौन सी ऐसी डेफिनेशन है जो कि अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से स्टैटिस्टिक के मीनिंग को डिस्क्राइब करिए। ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक फोकस्ड ऑन पैटर्न्स, या फिर मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन टेबल्स, या फिर साइंस ऑफ कलेक्टिंग, इंटरप्रिटेटिंग, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डाटा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या देगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक साइंस होती है जिसके अंदर हम डाटा को पहले कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसको स्टडी करते हैं, रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं और अपने जो कंक्लूजन हैं उनको यहाँ पर ड्रॉ जो है वो करते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा। जब हम यहाँ पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं डाटा का, तो इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। पहला बोल रहा है
पहले हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करते हैं, या फिर पहले ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, उसके बाद प्रेजेंट किया जाता है, फिर कलेक्ट किया जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है, फिर इंटरप्रिटेशन की जाती है, या फिर पहले कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, या फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये बेसिकली हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर पहले स्टेप के अंदर हम डाटा को इकट्ठा करते हैं। जैसे एक पर्सन ने क्या किया, यहाँ पर जो एक्स वाई जेड स्कूल थे उनके 9th से लेकर 12th तक के जो स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स को क्या किया, यहाँ पर इकट्ठा किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इसके अंदर क्या होता है कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं। जैसे कि आप क्या करोगे, जो 9th के स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स आपने अलग कर लिए, उसके बाद 10th के स्टूडेंट जो है उनके अलग कर लिए, 11th के जो है उनके अलग कर लिए। तो आपने क्या किया, डाटा को ऑर्गेनाइज किया ताकि स्टडी अच्छे तरीके से हो सके। उसके बाद हम इसे प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे होगी, तो टेबल्स के जरिए या फिर डायग्राम की हेल्प से हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप बार डायग्राम यहाँ पर बना सकते हो, पाई चार्ट के जरिए आप दिखा सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद किया जाता है एनालिसिस, ठीक है। तो हम बेसिकली जब डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो क्यों प्रेजेंट करते हैं, ताकि उसका एनालिसिस प्रॉपर तरीके से किया जा सके। तो एनालिसिस के अंदर हम डाटा को क्रिटिकल एग्जामिन करते हैं, स्टडी करते हैं, और जब हम एनालिसिस कर लेते हैं तो हम रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इंटरप्रिटेशन के अंदर हम बेसिकली रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि इस एनालिसिस से हमें क्या पता चला। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी डाटा। इसमें से कौन सा हमारा करेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है प्राइमरी डाटा का। प्राइमरी डाटा है क्या, पहले उसको समझो। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम बेसिकली डाटा के साथ डील करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं। अब ये जो डाटा है उसको हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं उसके बेस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी डाटा जिसके साथ क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है, और एक होता है हमारे यहाँ पर सेकेंडरी डाटा। क्या होता है, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो होता है वो पहली बार यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, यानी कि ये एक तरीके से आप कह सकते हो ओरिजिनल डाटा होता है, जिसको एक स्पेसिफिक नीड को पूरा करने के लिए इकट्ठा किया जाता है। अब ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे ए पर्सन है, ठीक है, वो जानना चाहता है कि जो एक्स वाई जेड स्कूल है, यहाँ पर जो एक्स वाई जेड स्कूल है उसके जो 9th से लेकर 10th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन बेसिकली क्या किया, इसने एक एक स्टूडेंट के पास गया और उसके मार्क्स जो है वो पूछे, उनके मार्क्स जो है यहाँ पर पूछे, यानी कि सारा का सारा जो डाटा है वो उसने खुद ही यहाँ पर जो है वो कलेक्ट किया। तो ये जो डाटा है वो हमारा प्राइमरी डाटा कहलाता है। यानी कि जब हम न्यू डाटा कलेक्ट करते हैं एक नई रिसर्च के लिए, पहले से बने बने डाटा को यूज नहीं करते, तो वो हमारा प्राइमरी डाटा जो है वो कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जब हम किसी दूसरे के द्वारा जो डाटा इकट्ठा किया गया है उसी को यूज करते हैं, तो वो सेकेंडरी डाटा होता है। जैसे कि एक पर्सन को मार्क्स जानने थे तो उसने क्या किया, जो इनके टीचर्स हैं, ठीक है, उनसे इनके रिपोर्ट कार्ड मांग लिए, यानी कि स्कूल ने पहले ही इनके मार्क्स को जो इकट्ठा करके रिकॉर्ड किया हुआ था उसको ही इस पर्सन ने यहाँ पर जो है वो कलेक्ट कर लिया और उसी को यूज किया। तो ये जो डाटा होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा। क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो देखो एक पर्सन था, मान के चलो हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट है, हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट है, ठीक है। वो जानना चाहते हैं कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर बेसिकली जितने भी हमारे देश के घर हैं वहां पर जा जाके पूछा कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं, और न्यू डाटा यहाँ पर जो है वो इकट्ठा किया ताकि जान सके कि पॉपुलेशन कितनी हुई। तो गवर्नमेंट ये जो डाटा इकट्ठा किया ये हमारा प्राइमरी डाटा होगा, ठीक है। ये ओरिजिनल डाटा होगा, पहली बार कलेक्ट जो है वो किया होगा। और किस लिए कलेक्ट किया, ताकि हम जनसंख्या को जान सकें। उसके बाद देखो एक कंपनी है एबीसी, वो जानना चाहती है कि हमारे देश की यहाँ पर जनसंख्या कितनी है। तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट के द्वारा जो डाटा इकट्ठा किया हुआ था उसी को यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया। यानी कि गवर्नमेंट ने जो डाटा इकट्ठा किया था, उसने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी उसी को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। तो वो क्या हुआ, हमारा सेकेंडरी डाटा हुआ। क्या हुआ, सेकेंडरी डाटा हुआ। क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था इसमें से कौन सा हमारा करेक्टरिस्टिक्स नहीं होता प्राइमरी डाटा का। पहला देखो, इट इज ओरिजिनल एंड कलेक्टेड फर्स्ट टाइम। ये बेसिकली ओरिजिनल होता है और पहली बार इसको कलेक्ट किया था, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। इट इज स्टेटेड टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द रिसर्च, मतलब कि हमारी रिसर्च की जो स्पेसिफिक नीड्स होती है उसको पूरा करने के लिए हम ये डाटा इकट्ठा करते हैं। और ये हमेशा एक्सपेंसिव मतलब सेकेंडरी डाटा से कम एक्सपेंसिव होता है, तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है।
क्योंकि प्राइमरी डाटा जो है सेकेंडरी डाटा से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अभी सोच के देखो, जब गवर्नमेंट एक एक घर पे जाकर पूछ रही है कितने यहाँ पर पॉपुलेशन है, कितने मेंबर हैं, तो उसमें ज्यादा खर्चा आएगा, या फिर कंपनी ने जब गवर्नमेंट की रिपोर्ट को उठाया और उसी से पता लगा लिया उसमें ज्यादा खर्चा आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी डाटा ज्यादा महंगा होता है। इट कैन बी गैदर थ्रू सर्वेस, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल सही है, आप सर्वे कर सकते हो, इंटरव्यू कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है प्राइमरी डाटा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकेंडरी डाटा refers to the data that has been collected by someone else or for some other purpose other than the one currently at hand. Which of the following is a secondary data collection technique? ठीक है, तो सेकेंडरी डाटा का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि सेकेंडरी डाटा के अंदर सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा होता है जिसको किसी दूसरे पर्सन ने किसी दूसरे पर्पस के लिए कलेक्ट किया था, पर हम उस डाटा को अपने हिसाब से जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सी टेक्निक है जिससे हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं? पहला, एनालाइजिंग द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। तो गवर्नमेंट रिपोर्ट जो समय समय पर पब्लिश करती रहती है, जैसे बेस्ट एग्जांपल हमने मैंने आपको की थी जनसंख्या की, कि जनसंख्या की जो रिपोर्ट पब्लिश की है तो उसको हमने यूटिलाइज कर लिया। बिल्कुल ये तरीका होता है। रिव्यू एकेडमिक जर्नल आर्टिकल, जो एकेडमिक जर्नल आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपको स्टूडेंट्स के बारे में जानना, उनके मार्क्स के बारे में जानना है, तो उनके जो जर्नल आर्टिकल्स है उससे उसको रिव्यू कर सकते हो। कंडक्टिंग फेस टू फेस इंटरव्यू, आप फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हो। तो ये हमारा सेकेंडरी डाटा कलेक्शन का टेक्निक नहीं होता, ये प्राइमरी डाटा कलेक्शन का टेक्निक होता है। यानी कि आप आपने सामने बैठ कर नई इंफॉर्मेशन को जो है कलेक्ट कर रहे हो यूजिंग डाटा फ्रॉम ऑनलाइन डाटाबेसेस। तो हमारी कंपनीज के जो ऑनलाइन डाटाबेसेस हैं, गवर्नमेंट के जो ऑनलाइन डाटाबेसेस हैं, वहां से हम डाटा को जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा यहाँ पर? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ए रिसर्चर इज इन्वेस्टिगेटिंग द academic performance of students based on factors like study habits, preferred learning style, access to technology. What type of data classification is used here? ठीक है, तो हमारे पास देखो जो भी डाटा अवेलेबल होता है उसको हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है वन वे क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है टू वे क्लासिफिकेशन, तीसरा होता है मल्टी वे क्लासिफिकेशन। अगर मैं हम यहाँ पर सबसे पहले वन वे क्लासिफिकेशन की बात करें, तो जब हम डाटा को किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर क्लासिफाई करते हैं तो वो हमारा वन वे क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, आपके पास यहाँ पर 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स पड़े थे। ठीक है, आपको इस डाटा को क्लासिफाई करना था, तो आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो उनकी क्लास थी इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर आपने डाटा को क्लासिफाई कर दिया। जैसे कि 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके डाटा को अलग कर दिया, 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके डाटा को अलग कर दिया, 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके डाटा को अलग कर दिया, और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी डाटा को अलग कर दिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन कहलाती है ये हमारी वन वे क्लासिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद है टू वे क्लासिफिकेशन। टू वे क्लासिफिकेशन के अंदर हम डाटा को दो कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर, दो फीचर के बेस पर जो है डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जैसे सेम एग्जांपल, 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। ठीक है, तो आपने दो क्राइटेरिया लिया। एक तो आपने क्राइटेरिया लिया उनकी क्लास कौन सी है, उनकी क्लास कौन सी है। दूसरा क्राइटेरिया लिया कि उनकी एज क्या है। तो आपने क्लास और एज के बेसिस पे यहाँ पर क्लासिफिकेशन की। तो ये क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हमारी टू वे क्लासिफिकेशन। तीसरी होती है मल्टीपल क्लासिफिकेशन। मल्टीपल क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो जब आप दो से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हो तो वो हमारा मल्टीपल क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे यहां पर आप जानना चाहते थे कि स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है, जिसके लिए आपने यहाँ पर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। एक, उनकी स्टडी हैबिट्स क्या है, प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल उनका क्या है, और वो उनको टेक्नोलॉजी का कितना एक्सेस मिला हुआ है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सी क्लासिफिकेशन होगी? तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, मल्टी वे क्लासिफिकेशन इज अ करेक्ट आंसर। मल्टी वे क्लासिफिकेशन इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स? इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर लिमिटेशन होती है स्टैटिस्टिक्स की? पहले देखो क्या है, इनएबिलिटी टू स्टडी इंडिविजुअल वैल्यूज। तो बिल्कुल ये लिमिटेशन होती है। देखो जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को ही स्टडी करती है। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल वैल्यू, जैसे यहाँ पर राम के 10 मार्क्स है, इस इंडिविजुअल वैल्यू को हम स्टैटिस्टिक्स के जरिए जो है स्टडी नहीं कर सकते हैं। पर कई सारी ऐसी इंडिविजुअल वैल्यूज होती है वो जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी पर्सन के लिए। ठीक है, उसके बाद डिफिकल्टी इन हैंडलिंग क्वालिटेटिव डाटा। अब देखो स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसी को हम इंक्लूड करते हैं, उन्हीं की यहाँ पर स्टडी जो है वो की जाती है। क्वालिटेटिव डाटा को हम बिल्कुल ही टोटली इग्नोर कर देते हैं। जैसे आपने यहाँ पर 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स को इकट्ठा किया। ठीक है, ये हुआ क्वांटिटेटिव डाटा। किसी के 10 मार्क आए, किसी के 20, किसी के 30। ठीक है,
पर आपने ये देखा ही नहीं कि उनका यहाँ पर पढ़ने में कितना इंटरेस्ट है। आपने ये नहीं देखा कि उनका आईक्यू कितना है, वो कितने इंटेलिजेंट है या फिर कितने नालायक है। ठीक है, तो ये सारा डाटा तो आपने इकट्ठा किया ही, तो क्वालिटेटिव डाटा को हम यहाँ पर इकट्ठा नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद देखो प्रोवाइडिंग प्रिसाइज एंड डेफिनेट आंसर, तो ये तो हमारा बेनिफिट होता है ना कि लिमिटेशन। स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़े बढ़िया जो बेनिफिट है वो ये है कि आपके पास जो भी बड़ा सा डाटा पड़ा हुआ है ना, उसका ये प्रिसाइज में और डिफिनेट आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड देता है। जैसे आपको एवरेज आंसर आज एवरेज मार्क्स जानने थे, तो आप आसानी से स्टैटिस्टिक्स के जरिए उसको जान सकते हो। ओके, नेक्स्ट है सस्पेक्टेबिलिटी टू बायस इन डाटा कलेक्शन। अब ये भी एक लिमिटेशन ही है, कई बार हम ना डाटा सही से नहीं कलेक्ट करते, बायसनेस दिखा देते हैं। जैसे कि मान के चलो आपको ये शो करना था कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स क्या है, ज्यादा है, मतलब कि 50 से अबव आते हैं। तो आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के मार्क्स को इकट्ठा किया जिनके 50 मार्क्स से अबव मार्क्स। तो ये क्या हुआ, ये क्या सही हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बाइसनेस आ गई, डाटा कलेक्शन सही नहीं हुआ, तो रिजल्ट भी सही हमारा नहीं आएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ है, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज सैम्पलिंग मेथड रेफरिंग इन रिसर्च। अगर हम एक रिसर्च की बात करें, जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर ए पर्सन है, यहाँ पर ए पर्सन है, वो रिसर्च करना चाहता है कि जो एक्स वाई जेड स्कूल है उसके 9th से लेकर 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरह का रिसर्च, ये क्या है, एक तरह की ये रिसर्च जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसर्च के अंदर जो सैम्पलिंग मेथड होता है उसका क्या मतलब होता है, तो पहले अगर हम सैम्पलिंग मेथड को ही समझ लें तो आसानी से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। सैम्पलिंग मेथड क्या होता है? देखो, सैम्पलिंग मेथड का सिंपल सा मतलब है कि हमें एक सैंपल उठाना है और उसकी स्टडी करनी। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, जब हमें यहाँ पर ब्लड को चेक कराना होता था, ठीक है, जब ब्लड ब्लड टेस्टिंग कराई जाती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी से एक बूंद खून लिया जाता है। तो बेसिकली हमारे ब्लड का एक सैंपल लिया जाता है और उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसके बेस पर डॉक्टर हमें रिजल्ट बताता है। तो ये क्या होता है, हमारा सैंपलिंग मेथड है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे घरों में चावल बनते हैं, ठीक है, चावल बनने के बाद नॉर्मली चेक करने के लिए कि चावल पक गए हैं नहीं पक गए, हम क्या कहते हैं, उसमें से 2-3 दाने उठाते हैं और उसको दबा के देखते हैं हम। ये जो मेथड है ये हमारा सैम्पलिंग मेथड होता है, जिसके अंदर हम पूरे के पूरे जो पॉपुलेशन है, लेकिन पूरा का पूरा जो डाटा है उसको नहीं स्टडी करते, बल्कि उसका एक सैंपल उठा लेते हैं और उसके बेस पर पहले सैंपल की स्टडी करते हैं, उसके बेस पर रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं, तो हमने क्या किया 500 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो इकट्ठा करने के बजाय हमने क्या किया, हर क्लास में से 10 स्टूडेंट को यहाँ पर चूज कर लिया, यानी कि टोटल हमारे कितने 40 स्टूडेंट्स को हमने चूज कर लिया 9th 10th 11th 12th में से। ठीक है, और इसके बेस पर हमने पता लगा कि एवरेज मार्क्स यहाँ पर कितने आए हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सैम्पलिंग मेथड, जिसके अंदर हम डाटा के एक सैंपल उठा रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, उसके बेस पर पूरे के पूरे जो हमारा पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग अपना जो रिजल्ट है वो फाइंड आउट जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 500 स्टूडेंट्स है ये तो हमारा पॉपुलेशन कहलाएगा, यानी कि जिस चीज पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो जो टोटल हमारा डाटा होता है वो पॉपुलेशन होता है, उसका जब हम एक सब पार्ट उठा लेते हैं तो वो हमारा सैंपल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो पहले देखो, एक द टेक्निक यूज टू सिलेक्ट ऑल इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पॉपुलेशन फॉर स्टडी, तो ये तो हमारा सैम्पलिंग मेथड नहीं है। तो कह रहा है कि पॉपुलेशन के अंदर जो आपने जिस चीज की आप स्टडी करना चाहते हो, आप ना उसके हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे और उसको यूज करोगे, तो ये तो कहलाएगा नहीं। उसके बाद द बेस कलेक्टेड फॉर पार्टिसिपेंट इन रिसर्च प्रोडक्ट, तो ये भी नहीं है। ये कहना है कि एक तरीका होता है बस डाटा कलेक्शन का, या फिर सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज एनालिसिस रिसर्च डाटा, या फिर द टेक्निक यूज टू सिलेक्ट सबसेट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पॉपुलेशन फॉर स्टडी। तो एक पॉपुलेशन है आपके पास, आपने क्या किया, उसका एक सबसेट उठाया। जैसे 500 स्टूडेंट्स हैं तो आपने 40 स्टूडेंट उठाए, उसको स्टडी करके पता लगा लिया कि उस स्टूडेंट के मार्क्स, एवरेज मार्क्स यहाँ पर कितने आते। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, अब अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो जो सैम्पलिंग होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी जजमेंट सैम्पलिंग और एक होती है हमारी रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, अब इसको दोनों को मैं एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगा। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है, हमें एक सैंपल इकट्ठा करना है, मान के चलो 50 स्टूडेंट का सैंपल यहाँ पर इकट्ठा करना है। ठीक है, तो जजमेंट सैंपलिंग के अंदर हमारा जो रिसर्चर होगा जो यहाँ पर डाटा को इकट्ठा करेगा,
वो अपने दिमाग का यूज करेगा, ठीक है, और अपने दिमाग के अकॉर्डिंग अपने जजमेंट स्किल्स का यूज करके वो यहाँ पर सैंपल को सिलेक्ट करेगा। यानी कि ऐसे ही जाके वो सैंपल को सिलेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो पूरी रिसर्च कर रहा है, स्टडी कर रहा है, और जो स्टूडेंट उसको सही लग रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे के पूरे जो पॉपुलेशन यानी कि बाकी के जो स्टूडेंट हैं उनको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको ही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा जजमेंट सैंपलिंग जो है वो कहलाता है। दूसरी टाइप है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, तो रैंडम सैंपलिंग के अंदर हम रैंडमली यहाँ पर सैंपल को जो है इकट्ठा करते हैं। जैसे 50 स्टूडेंट हमें चाहिए थे, तो हमने बेसिकली क्या किया, हर क्लास में से रैंडमली कोई भी स्टूडेंट है, चाहे आगे बैठा है, पीछे बैठा है, बीच में बैठा है, हमने उसको बोला कि अपने मार्क्स बताओ, और हमने उठाए और उसका सैंपल इकट्ठा कर लिया। तो ये हमारा रैंडम सैंपलिंग हो गया। जजमेंट के अंदर हम अपनी जजमेंट का यूज कर रहे हैं, बेसिकली हम अपने दिमाग का यूज करें कि हमें ना ये स्टूडेंट सेलेक्ट करने, क्योंकि ये अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट को, तो वो जजमेंट सैंपलिंग हो गई, जहां पर हम अपनी जजमेंट का यूज कर रहे हैं। रैंडम सैंपलिंग के अंदर आप रैंडमली कोई भी पर्सन यहाँ पे सिलेक्ट जो है वो कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग द जजमेंट सैंपलिंग। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो जजमेंट सैंपलिंग के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला, इट रिलाइज ऑन रिसर्चर्स सब्जेक्टिव जजमेंट एंड एक्सपर्टीज टू सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स और आइटम इंक्लूजन इन द सैंपल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जजमेंट सैंपलिंग के अंदर हमारा जो रिसर्चर होता है बेसिकली उसकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है, उसकी जजमेंट पे डिपेंड करता है कि सैंपल में कौन कौन से पार्टिसिपेंट या आइटम जो है इंक्लूड किए गए थे। उसके बाद फाइंडिंग्स में नॉट बी एप्लीकेबल टू द एंटायर पॉपुलेशन ड्यू टू नॉन रैंडम सिलेक्शन, ठीक है। अब क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ी सी बायसनेस आ जाती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर रिसर्चर है वो अपनी एक्सपर्टीज का जजमेंट का यूज कर रहा है, तो हो सकता है कि जो सैंपल सिलेक्ट किया गया हो वो सैंपल सही ना हो, और वो बाकी की जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर जो रिप्रेजेंट है वो नहीं कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद देयर इज अ रिस्क इन बायसनेस इन जजमेंट सैंपलिंग। ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर कोई पर्सन है वो जजमेंट सैंपलिंग का यूज करे तो वहां पर बायसनेस रहेगी, यानी कि उसको जो अच्छा लगता है, जो अच्छा स्टूडेंट लगता है उसको वो सिलेक्ट करेगा, दूसरे को रिजेक्ट करेगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट है वो जजमेंट सैंपलिंग के रिगार्डिंग क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश जजमेंट सैंपलिंग मेथड इन्वॉल्व सिलेक्टिंग इंडिविजुअल और आइटम दैट आर इजीली एक्सेसिबल और कन्वीनियंट फॉर द रिसर्चर, ठीक है। एक ऐसा यहाँ पर जजमेंट सैंपलिंग मेथड जिसके अंदर हम यहाँ पर इंडिविजुअल आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि इजिली एक्सेसिबल होते हैं, यानी कि हम आसानी से उनको एक्सेस कर सकते हैं और उससे डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। पहला कन्वीनियंस सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग, कोड सैंपलिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है कन्वीनियंस सैंपलिंग इज अ करेक्ट आंसर। जैसे अगर मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको दूं तो मान के चलो यहाँ पर हमारे 3 कॉलेजेस हैं, ए बी और सी, ठीक है। अब एक पर्सन वो जानना चाहता है कि इंडिया के अंदर सॉरी, मान के चलो ये जो हमारा पंजाब स्टेट हो गया, ठीक है, एक स्टेट हो गया, तो ये पर्सन जानना चाहता था कि बेसिकली जो पंजाब के अंदर कॉलेजेस हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स यहाँ पर कितने, पासिंग करती है, मतलब पासिंग एवरेज कितने है, ठीक है। तो ये 3 कॉलेजेस ना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट थे इसके लिए, मतलब कि इन कॉलेजेस में जाना और स्टूडेंट से बात करना, उनको एक्सेस करना, उनसे इंफॉर्मेशन लेनी मार्क्स के बारे में बहुत ईजी था। तो उसने क्या किया, प्रेफर किया कि इन 3 कॉलेजेस से यहाँ पर सैंपल जो है वो इकट्ठा किया है, जो कि बाकी के जो गवर्नमेंट पंजाब स्टेट के अंदर बाकी के कॉलेजेस है उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाएगा, जहां पर हम उन्हीं आइटम्स और इंडिविजुअल को सैंपल के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं जो कि इजिली एक्सेसिबल है और कन्वीनियंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए कन्वीनियंस सैंपलिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पर्पसिव सैंपलिंग। ये भी हमारी एक टेक्निक होती है सैंपलिंग की। पर्पसिव सैंपलिंग यहाँ पर क्या होती है, पर्पसिव सैंपलिंग की अगर बात करें तो देखो, पर्पसिव सैंपलिंग के अंदर हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग जो है वो सैंपल इकट्ठा करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अगर आप जानना चाहते हो कि यहाँ पर जो एवर 80 से अबव मार्क्स कितने स्टूडेंट्स क्या है, ठीक है, तो आपका पर्पस क्या है कि 80 से अबव मार्क्स आप जानना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ऐसे स्टूडेंट्स को एज अ सैंपल सिलेक्ट करोगे जिनके जो मार्क्स है वो 80 मार्क्स से अबव है, 80 मार्क्स से जो है वो अबव है। ओके, ये हो गया पर्पस सैंपलिंग कि आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग जो है सैंपलिंग कर रहे हो। उसके बाद देखो कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग के अंदर क्या है कि आप एक कोटा फिक्स कर देते हो, ठीक है, फिर उस कोटा के अंदर ही आप यहाँ पर सैंपलिंग जो है वो करते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ दीज इज विच फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द रैंडम सैंपलिंग। तो अगर हम रैंडम सैंपलिंग की बात करें तो इसमें से कौन सा फीचर जो है वो रैंडम सैंपलिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। रैंडम सैंपलिंग का जो मीनिंग है वो मैंने अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर करवाया हुआ है। तो पहला देखो,
एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट के सिलेक्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो इक्वली होते हैं। पर जजमेंट सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो अपने जजमेंट का यूज कर रहा है, तो हो सकता है किसी को ज्यादा चांस मिले, किसी को कम चांस मिले, ठीक है। उसके बाद दिस मेथड मिनिमाइजेस लाइक्लीहुड बायसनेस। बायसनेस तो खत्म ही हो जाती है क्योंकि आप किसी को फेवर कर ही नहीं रहे हो, आपके सामने जो डाटा पड़ा है आप सीधा उस डाटा को जो है वो इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। द सैंपल इज चोजन बेस्ड ऑन जजमेंट ऑन कन्वीनियंस। तो ये हमारा यहाँ पर फीचर नहीं होता है, ये फीचर होता है जजमेंट सैंपलिंग का। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इंश्योर दैट सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। तो जो सैंपलिंग है, जो हमारी रैंडम सैंपलिंग है, वो इंश्योर करते हैं कि जो सैंपल है वो बेसिकली एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसमें से कौन सा हमारा फीचर जो है वो रैंडम सैंपलिंग का नहीं है? तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश टाइप ऑफ सैंपलिंग एंश्योर दैट एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। ठीक है, इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर सैंपलिंग है जो इंश्योर करते हैं कि जो एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन है वो उसके पास इक्वल चांस है यहाँ पर सैंपल के अंदर सिलेक्ट होने का? पहला, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्टार रैंडम सैंपलिंग, या फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग, या फिर क्लस्टर सैंपलिंग। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज अ करेक्ट आंसर। आगे फर्दर ना हम रैंडम सैंपलिंग को भी कई पार्ट्स में यहाँ पे जो है डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग की यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या होता है कि सिंपली हमारे पास यहाँ पर डाटा पड़ा है, हम यहाँ पर सिंपल वे में से कोई ज्यादा क्लासिफिकेशन करने की जरूरत है, सिंपल वे में डाटा को इकट्ठा जो है कलेक्ट कर लेंगे एज अ सैंपल। स्टार फाइव रैंडम सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास डाटा होता है पहले आप ना उसको क्लासिफाई करते हो। जैसे एग्जांपल के आपके पास क्या है, नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक के स्टूडेंट थे, तो पहले आपने क्लासिफिकेशन की, नाइन्थ के स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग किए, टेंथ के अलग किए, उसके बाद ट्वेल्थ, इलेवंथ के अलग किए, ट्वेल्थ के अलग किए। उसके बाद क्या किया, हर क्लास में से आपने कुछ यहाँ पर सैंपल जो है वो चूज किया। तो ये हमारा स्टार फाइव रैंडम सैंपलिंग कहलाता है कि आप पहले एक स्टार्टअप बना रहे हो, एक यहाँ पर ग्रुप बना रहे हो ऑब्जेक्ट्स का, फिर उनमें से यहाँ पर जो है सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो जो कि एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट जो है वो करेगी, ठीक है। अब स्टार फाइड रैंडम सैंपलिंग के अंदर हर एक एलिमेंट के इक्वल चांस नहीं होते सिलेक्ट होने की, क्योंकि क्योंकि बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पर, कुछ ऐसे थे जिनको हमने यहाँ पर सैंपल में इंक्लूड किया, स्टार ग्रुप में इंक्लूड किया, कुछ को नहीं इंक्लूड किया। तो जिनको तो हमने ग्रुप में इंक्लूड कर दिया उनके पास तो इक्वल चांसेस है, पर बाकी क्या है, उनके उनके चांस खत्म ही हो गए, उनके पास तो चांस है ही नहीं यहाँ पर सिलेक्ट होने का। उसके बाद देखो सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि हम बेसिकली रेगुलर इंटरवल पर डाटा को इकट्ठा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए आपने क्या किया कि नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक के जो स्टूडेंट्स हैं, टेंथ रोल नंबर स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर इकट्ठा किए जाएंगे, एक टेंथ के, उसके बाद 20 के, फिर वहां पर 30 के, ठीक है। ऐसे जो है 10-10 के गैप पे आप स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो इकट्ठा करोगे हर क्लास में से। तो यहाँ पर आप रेगुलर इंटरवल पर डाटा जो है इकट्ठा कर रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम स्टार फाइड रैंडम सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो है वो कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पर क्या है, इमेजिन अ कंपनी वांट्स टू सर्वे कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद देयर न्यू प्रोडक्ट। एक यहाँ पर कंपनी है जो कि जानना चाहती है कि सर्वे करना चाहते हैं कि जो न्यू प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया वो कितना कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कस्टमर को उन प्रोडक्ट से। उन्होंने क्या किया, अपने कस्टमर बेस को जो है एज वाइज जो है पहले डिवाइड किया, ठीक है, जैसे कि 18 से 25, 26 से 40, 41 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पर कौन सी सैम्पलिंग मेथड का यूज किया जा रहा है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्टारफाइड रैंडम सैम्पलिंग, या फिर कोड सैम्पलिंग। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। स्टारफाइड रैंडम सैम्पलिंग हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पहले डाटा को डिवाइड करो, पहले आप डाटा को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मतलब कि उनके ग्रुप बना रहे हो, फिर उस ग्रुप में से एज अ सैंपल जो है आप कुछ आइटम और ऑब्जेक्ट जो है वो चूज करें, उस ग्रुप में से कुछ सैंपल आप यहाँ पर एज अ आइटम ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर रहे हो। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग where the elements of population are selected at regular interval often with a fixed starting point। तो वही सेम चीज मैंने आपको जो बताई एग्जांपल से सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंदर, कि आप क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन को रेगुलर इंटरवल पे जो है वो जो है सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। What the potential issue could arise in systematic sampling if there is a hidden pattern in the population aligned with the सैम्पलिंग इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मान के चलो
आप जो सैम्पलिंग कर रहे हो, आप जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कर रहे हो, और जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कोई हिडन पैटर्न हो जिसके बारे में आपको ना पता हो, और वहां पर आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यूज करो, तो उससे क्या क्या यहाँ पर जो है समस्याएं पैदा हो सकती है। पहले हिडन पैटर्न क्या है उसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझाना चाहूंगा आपको। तो मान के चलो आपने सोचा था कि एक गांव के अंदर, एक टाउन के अंदर, ठीक है, एक टाउन के अंदर जो है मुझे ना हर 10वें घर में जाना है और उनकी फैमिली इनकम को पता करना है, ठीक है, हर 10वें घर में, ठीक है। पर हुआ क्या, आपको लगा कि मतलब कि सारी इनकम क्या है वो इक्वल है, मतलब इक्वल इन द सेंस कि लगभग सबका इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो सेम है, ना कोई ज्यादा अमीर है ना ही कोई गरीब है। पर क्या हुआ कि टाउन के अंदर एक ऐसा मोहल्ला था जहां पर जो लोगों की जो एवरेज इनकम थी वो 3 लाख रुपए थी एनुअल, ठीक है। पर एक ऐसा मोहल्ला था जो कि अमीरों का मोहल्ला था, जिसके बारे में आपको नहीं पता था। वहां पर जो एनुअल इनकम थी वो कितनी थी, 1 लाख रुपए, और सॉरी, 10 लाख रुपए, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस मोहल्ले में हर 10th घर का यहाँ पर जो है उठा लिया, और हर 10th घर में एवरेज इनकम 10 लाख रुपए ही आ रही थी। तो आपने पता लगाया कि टाउन के अंदर एवरेज इनकम 10 लाख रुपए। तो ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता, ये पोटेंशियल इशू हो सकता है। सबसे पहले जो सैंपल रिप्रेजेंटेटिवनेस है वो कम हो जाती है, यानी कि जो सैंपल का काम क्या होता है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना। पर अगर ये हिडन पैटर्न पाया, हिडन पैटर्न हुआ, तो वो सैंपल पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने सैंपल इकट्ठा किया वो तो सिर्फ इन घरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा। उसके बाद बायस रिप्रेजेंटेशन फॉर सर्टेन ग्रुप, तो कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे, कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जिन जहां पर बायसनेस आ जाएगी। जैसे अगर आप इन ग्रुप को ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, बायसनेस दिखेगी। आपने सिर्फ इनको कलेक्ट किया, इनको तो कलेक्ट किया ही नहीं, ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। और इससे क्या होगा कि आप पॉपुलेशन के बारे में इनएक्यूरेट एस्टिमेट जो है वो लगाएंगे। तो ये सारे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हेन द पॉपुलेशन इज होमोजेनियस, ठीक है। तो अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो होमोजेनियस होती है, तो इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग जो है वो अच्छी रहेगी। पहली, स्टारफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, या फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो फटाफट से यहाँ पर एक भाई आंसर बता दीजिए कि अगर अगर आपके पास जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस है, तो यहां पर कौन सी रैंडम सैम्पलिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी, स्टारफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, या फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो फटाफट से इसका आंसर जो है वो बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन बी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आप क्या आता है, आप सिंपली रैंडमली ऑब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हो, आपको कुछ भी क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर डाटा होमोजीनियस है, पॉपुलेशन होमोजीनियस है, तो आपको कुछ क्लासिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं। पर अगर मान के चलो डाटा थोड़ा अलग होता है एक दूसरे से, जैसे 9th के स्टूडेंट्स अलग हैं, थोड़े से 10th के स्टूडेंट्स अलग हैं, ठीक है, ग्रेड का फर्क है, तो वहां पर आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, वहां पे स्टार फाइड रैंडम सैम्पलिंग का यूज जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद देखो, विच फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड व्हेन चूजिंग अ सैम्पलिंग मेथड। जब आप एक सैम्पलिंग मेथड को चूज कर रहे हो, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंसीडर करना जरूरी होता है। पहला देखो, बजट, एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपके पास बजट अच्छा है, आपके पास बजट अच्छा है, तो आप बेसिकली यहाँ पर कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करोगे, तो आप यहाँ पर जिसमें प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जाना हो वो मेथड आप यूज कर सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, तो आप यहाँ पर प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का यूज जो है वो कर सकते हो। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी यहाँ पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ रिसर्चर कन्वीनियंस, टाइम कंस्ट्रेंट, डाटा अवेलेबिलिटी, तो ये सारी चीजें जो है कंसिडर किए जाते हैं। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे कुछ यहाँ पर फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है सैम्पलिंग मेथड को चूज करते वक्त, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए। बजट, एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट्स, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसर्चर्स कन्वीनियंस, टाइम कंस्ट्रेंट और डाटा अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट डिफाइन स्टैंडर्ड एरर। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर को डिफाइन करती है। तो पहली स्टेटमेंट देखो क्या है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट क्वांटिफाइज द वेरिएबिलिटी ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स सच एज सैंपल मीन फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। मान के चलो हमने यहाँ पर 500 स्टूडेंट्स थे हमारे, ठीक है, 500 स्टूडेंट्स है, उनके हमने 5 सैंपल जो है वो कलेक्ट किया। 10 स्टूडेंट का एक सैंपल कलेक्ट किया, उसके बाद 10 स्टूडेंट का और 10 स्टूडेंट का और, ऐसे करते करते 5 स्टूडेंट का सैंपल जो है वो इकट्ठा किया। करेक्ट है यहाँ पर।
देखो क्या होता है ना कि ये जो सैंपल्स होते हैं जो हमने कलेक्ट किए होते हैं, इनके जो हमारे स्टैटिस्टिक्स होते हैं जैसे कि इनका मीन मीडियन मॉड, उनमें थोड़ी सी वेरिएबिलिटी पाई जाती है, थोड़ी सी नहीं मतलब कि डिपेंड करता है कि डाटा कैसा है, वेरिएबिलिटी पाई जाती है। तो हमारे जो यहाँ पर सैंपल टू सैंपल जो हमारे सैंपल के स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो एक दूसरे से जितना भी डिफरेंट होते हैं, वो जो डिफरेंस होती है उसका जो वेरिएबिलिटी होती है उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। बेसिकली हमारे जो सैंपल्स हैं उनके जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है मीन मीडियन मोड, उसके अंदर कितनी वेरिएबिलिटी है उसको क्वांटिफाई करता है हमारा स्टैंडर्ड एरर। हमें क्वांटिटेटिव टर्म में बताता है कि सैंपल टू सैंपल हमारे जो सैंपल मीन है मोड है मीडियन है वो एक दूसरे से कितना डिफर जो है वो करते हैं, एक दूसरे से कितने अलग है। ओके, इट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो देखो आपके पास जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स था, ठीक है, आपने उसको यहाँ पर जो आपका मतलब कि सैंपल स्टैटिस्टिक्स का जो आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया उसके स्टैंडर्ड डिविएशन को ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी बेसिकली अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है स्टैंडर्ड एरर को। द स्टैंडर्ड एरर टेल्स अस हाउ मच द सैंपल स्टैटिस्टिक्स इज एक्सपेक्टेड टू वेरी फ्रॉम द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन एवरेज। तो जो स्टैंडर्ड एरर है वो हमें ये भी बताता है कि जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है, जो हमारा सैंपल स्टैटिस्टिक्स है वो पॉपुलेशन के जो एवरेजेस है उससे कितना डिफर करता है, वेरी करता है। जैसे सैंपल का जो मीन है वो यहाँ पर पॉपुलेशन का जो मीन है उससे कितना डिफर करेगा, कितना डेविएशन होगा, चेंज होगा, कम या ज्यादा होगा, उसके बारे में बताता है। तो ये ऑल ऑफ द हमारे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो अच्छे तरीके से जो है वो स्टैंडर्ड एरर को जो है वो डिफाइन करती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स ह्यूमन रिसोर्स, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ह्यूमन रिसोर्स को यहाँ पर डिफाइन करी है। पहले देखो, द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली वो डिपार्टमेंट को कहते हैं जो कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स और कंपनसेशन को मैनेज करती है। या फिर द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट इन द वर्क प्लेस, यानी कि ये स्टडी करते हैं कि वर्क प्लेस के अंदर जो पीपल होते हैं एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग जॉब कैंडिडेट, तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके जरिए हम जॉब कैंडिडेट्स को रिक्रूट करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं। या फिर द कलेक्टिव स्किल्स नॉलेज एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द पीपल हु वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ह्यूमंस काम कर रहे हैं उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो एक्सपीरियंस है, कैपेबिलिटीज है, उनको एक साथ हम ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कहते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज की टर्म में ह्यूमन रिसोर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहते हैं, काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट जो है वो रहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पर क्या होता है, पहला सोलरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस लाइक पेरोल मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ पेरोल को मैनेज करता है। या फिर मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, हैंडलिंग एक्सटर्नल पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन, स्ट्रेटजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली एक स्ट्रेटजिक और सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसके जरिए हम ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है वो प्रॉपर्ली मैनेज जो है वो करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द स्ट्रेटजिक अप्रोच टू मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजिक अप्रोच है जिसके जरिए हम ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी वर्कफोर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको प्रॉपर्ली जो है वो मैनेज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन और मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये भी करेक्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट से लेकर एम्प्लॉय की डेवलपमेंट तक, मोटिवेशन, सिलेक्शन, ये सारी चीजें जो है वो आ जाती है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एचआरएम के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट है। पहली, एचआरएम फोकस ऑन अलाइनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो एचआरएम बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करती है ताकि जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है यूज कर पाए। HRM encompasses recruitment, training, development to enhance employee skills and capabilities। तो HRM बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट करता है, ट्रेनिंग करता है और यहाँ पर एम्प्लॉयज की जो स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज है उनकी भी डेवलपमेंट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके। HRM सीक्स टू क्रिएट फेयर एंड इंक्लूसिव वर्क प्लेस। तो HRM बेसिकली क्या करता है, एक फेयर और इंक्लूसिव वर्क प्लेस यहाँ पर डेवलप करता है ताकि एम्प्लॉय एंगेजमेंट और सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो सके। HRM solely revolves around micro managing employees day to day tasks to increase productivity। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा।
ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बाकी ये 3 स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है एचआरएम के रिगार्ड। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रॉबर्ट ओवंस सेज बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इन वर्कर। रॉबर्ट ओवंस का कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन की जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो वर्कर के अंदर होती है, यानी कि जो पैसा उसने वर्कर के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। ही कॉल्ड वर्कर वाइटल मशीन। जो रॉबर्ट ओवंस है उन्होंने वर्कर को एक वाइटल मशीन का जो है वो नाम दिया है। तो जो टर्म वाइटल मशीन है इसका मतलब क्या हुआ? पहला, सिंपल टूल्स दैट नीड रेगुलर मेंटेनेंस। ये बेसिकली कुछ सिंपल टूल्स होते हैं जिनको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। पावरफुल इंजन ड्राइविंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड। ये पावरफुल इंजन होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे जो है लेकर जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट करते हैं। अनइंपॉर्टेंट कंपोनेंट इजीली रिप्लेसेबल विद टेक्नोलॉजी। अनइंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। या फिर ऑब्जेक्ट टू बी मैनेज एंड कंट्रोल फॉर मैक्सिमम आउटपुट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो रॉबर्ट ओवंस है उन्होंने कहा है कि वर्कर वाइटल मशीन्स होते हैं, और वाइटल मशीन्स का मतलब है पावरफुल इंजन जो कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं, उनकी डेवलपमेंट जो है वो करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर एबीएम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है डाटा का, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चन हमने ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड किए। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो फटाफट से एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया। ठीक है, और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज में जरूर एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं उसके अंदर हम आपको वीडियो क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है हमारी एबीएम की वो यहाँ पर एबीएम के एग्जाम तक लगातार चलती रहेगी, जहां पर हम एबीएम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको इस सीरीज को यहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक जरूर यहाँ पर फॉलो जो है वो करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।